दोस्तों आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 की बुक में से चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट यानी कि फसल उत्पादन एवं उनका प्रबंधन, ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस पेज का काफ़ी कुछ हिस्सा आप पहले से पढ़ चुके हो, और पर यहाँ पे जहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है मेन मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, जो कि है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि दोस्तों कृषि पद्धतियाँ या फिर खेती करने के तरीके। यहाँ पे दिया है दोस्तों, टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. Later they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. यानी कि दोस्तों लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक लोग जो थे वो नोमैडिक थे, यानी कि घुमक्कड़ थे। वे यहाँ से वहाँ ग्रुप में एक साथ एक जगह से दूसरे जगह भोजन की और शेल्टर यानी कि रहने के स्थान के लिए घूमते रहते थे। वे कच्चा फल, कच्ची सब्जियाँ खाते थे। फिर उन्होंने जानवरों का शिकार अपने भोजन के लिए करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद वे भूमि में यानी कि ज़मीन में फसल उगाने लगे और फसलें जैसे कि चावल, गेहूं आदि फसल उगाने लगे। इस प्रकार दोस्तों खेती की शुरुआत हुई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फसल यानी कि क्रॉप के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों व्हाट इज़ क्रॉप? When plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. यानी कि दोस्तों जब एक ही प्रकार के पौधों को एक साथ एक ही जगह अधिक मात्रा में उगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं फसल या फिर क्रॉप। फिर बताया गया दोस्तों, क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. This can be classified on the basis of the season in which they grow. यानी कि दोस्तों फसलें अनेक प्रकार की होती है, जैसे कि सीरियल्स, जैसे कि भोजन जो होते हैं हमारे दाल, चावल, ये सब सीरियल्स में आते हैं। वेजिटेबल्स जो सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स यानी कि फल जो हम खाते हैं। इनको दोस्तों इसके सीज़न यानी कि इसके मौसम जिसमें ये उगते हैं उसके हिसाब से इसे क्लासीफाई या वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद बताया गया दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र पे देख सकते हो, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are Kharif crops and Rabi crops. यानी कि दोस्तों भारत एक विशाल देश है। यहाँ का जो मौसम और जो स्थितियाँ होती है जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर परिवर्तित होते रहती है और इसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फसलें बोई जाती है। और जो दोस्तों मोटे तौर पे फसलें उगाई जाती है वो है आपका, एक है आपका खरीफ फसल और दूसरा है आपका रबी फसल। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं खरीफ फसल के बारे में क्या क्या बताया गया है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. यानी कि दोस्तों जो फसलें बरसात के मौसम में बोई जाती है उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। दोस्तों सामान्य तौर पर भारत में जो बरसात का मौसम होता है वो होता है आपका जून से लेकर के सितंबर के महीने में, जहाँ पे आपका यहाँ पे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास की खेती की जाती है। ये सारे खरीफ फसल हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं रबी फसल के बारे में। The crops grown in the winter season are called Rabi crops. Their time period is generally from October to March. Examples of Rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places.
यानी कि दोस्तों जो फसल ठंड के दिनों में उगाए जाते हैं उसे हम कहते हैं रबी फसल, और उनका जो समय जो होता है वो अक्टूबर से लेकर के मार्च के महीने तक का होता है। और जो एग्जाम्पल्स है रबी फसल के वो है आपके गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी। इसके अलावा दोस्तों दाल और सब्जियों को कई स्थानों में गर्मी के महीने में भी उगाया जाता है। इसके बाद है दोस्तों आपका बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि दोस्तों किसान फसल उगाने के लिए कौन कौन से मूलभूत तरीके उपयोग में लाया करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो बताया गया है कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल प्रैक्टिसेस अंडरटेकन बाय फार्मर over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agricultural practices. These activities are listed below. First is preparation of soil. Second is sowing. Third is adding manure and fertilizers. Fourth is irrigation. Fifth is protecting from weeds. Sixth is harvesting and seventh is storage. यानी कि दोस्तों किसान खेती करते समय विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप उपयोग में लाते रहते हैं। आप पाओगे दोस्तों कि इस प्रकार के क्रियाकलाप का अधिकतर उपयोग एक माली या फिर कभी कभी आप करते हो जब आप किसी प्रकार के सजावटी पौधे यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स को उगाते हो। ये जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या कृषि पद्धतियाँ, जो कि इस प्रकार से है। पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी तैयार करना। दूसरा है आपका सोविंग यानी कि बीज बोना। तीसरा है आपका एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद एवं उर्वरक देना। चौथा है आपका इरिगेशन यानी कि सिंचाई। पांचवा है आपका प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार या अनावश्यक पौधे जो होते हैं खेतों में उनसे बचाओ। छठवा है दोस्तों आपका हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई। और सातवां है दोस्तों आपका स्टोरेज यानी कि भंडारण या इकट्ठा करना। आइए दोस्तों जानते हैं हमारे पहले टॉपिक जो कि है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आइए दोस्तों समझते हैं इसे स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या दिया है आपका द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allows the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. यानी कि दोस्तों मिट्टी की तैयारी जो होती है वो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी फसल को उगाने का। दोस्तों कृषि में भूमि को पलटना, उसे ढीला करना या शिथिल करना या पोला करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये दोस्तों पौधों की जड़ों को मिट्टी में और गहराई तक जाने में मदद करती है। दोस्तों ये जो लूज की गई या फिर ढीली की गई या फिर पोली की गई जो मिट्टी होती है, जब पौधों की जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत ही गहराई पर होती हैं तो भी इन्हें वे सांस लेने में मदद करती है। दोस्तों ये जो ढीली की गई मिट्टी होती है, जो मिट्टी में जो अर्थवॉर्म यानी कि छोटे छोटे केचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसानों के मित्र होते हैं, क्योंकि ये दोस्तों मिट्टी को पलटते हैं, उसे ढीला करते हैं यानी कि उसे पोला बनाते हैं और भूमि में पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में और क्या बताया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil.
These nutrients are again absorbed by plants. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. यानी कि दोस्तों मिट्टी में काफ़ी सारे खनिज, जल, हवा और कुछ जीवित प्राणी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मृत पौधे होते हैं और मृत जानवर होते हैं ये सड़ाए जाते हैं, जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनके द्वारा। इस प्रकार दोस्तों मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मरे हुए जानवरों को सड़ाते हैं, तो मरे हुए जानवरों में जो पोषक तत्व जो होते हैं ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और दोस्तों ये जो मिट्टी में पोषक तत्व आते हैं ये फिर से पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। चूँकि दोस्तों मिट्टी में जो कुछ सेंटीमीटर का जो टॉप लेयर जो होता है वो सॉइल जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ होने में सपोर्ट करता है। दोस्तों मिट्टी को पलटना और उसे ढीला करना मदद करता है कि मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व युक्त जो मिट्टी होती है वो ऊपर आए, ताकि पौधे उस पोषक तत्वों का उस मिट्टी में जो है उसे उपयोग में ला सकें। इस प्रकार दोस्तों मृदा को पलटना और उसे ढीला करना कृषि हेतु अत्यंत उपयोगी है। याद रखें दोस्तों हम आगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का आगे का पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें यहाँ पे दिया गया है आपका द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉविंग। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। If the soil is very dry, it may need watering before plowing. The plowed field may have big pieces of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. The leveling of soil is done with the help of a leveler. यानी कि दोस्तों मिट्टी को ढीला करना या फिर उसे पलटने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं टिलिंग या फिर प्लॉइंग या फिर हिंदी में कहते हैं जुताई। दोस्तों ये जो जुताई का काम किया जाता है ये प्लॉ यानी कि हल से किया जाता है। दोस्तों ये जो हल होता है जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो ये या तो लकड़ी का बना होता है या फिर आयरन यानी कि लोहे का बना होता है। अगर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा सूखी है तो उसे पानी डालने की आवश्यकता होती है जुताई के पहले। हो सकता है कि जुते हुए खेत में काफ़ी सारे मिट्टी के बड़े बड़े ढेले हो जिसे हम कहते हैं क्रम्स इंग्लिश में। दोस्तों ये जो क्रम्स यानी कि मिट्टी के जो ढेले होते हैं इन्हें तोड़ने की आवश्यकता होती है। इसे तोड़ने के लिए पाटल या प्लैंक का उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों बीज बोने के साथ साथ सिंचाई के लिए भूमि को समतल करने की आवश्यकता होती है और दोस्तों भूमि को समतल करने की प्रक्रिया लेवलर या पाटल के माध्यम से की जाती है। इसके बाद बताया गया दोस्तों समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर सोइंग। कभी कभी मिट्टी की जुताई करने के पूर्व ही उसमें खाद डाल दिया जाता है। ये मदद करता है कि खाद जो है वो मिट्टी से पूरी तरीके से मिल जाए और बीज बोने के पूर्व मिट्टी में पूरी तरीके से पानी डाला जाता है। इसके बाद बताया गया दोस्तों आपके एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट के बारे में, यानी कि कृषि से संबंधित कौन कौन से हथियार उपयोग में लाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों बिफोर सोइंग द सीड्स इट्स नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. यानी कि दोस्तों बीज को बोने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि हम सॉइल को इतने छोटे टुकड़ों में तोड़ें कि वो अनाज के साइज़ के बराबर हो, जिससे कि फसल की पैदावार बहुत अधिक मात्रा में की जा सके। दोस्तों मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम अनेक प्रकार के उपकरणों या औजारों के माध्यम से किया जाता है। इनमें से कुछ उपकरण या औजार हैं आपके प्लॉ यानी कि हल, होई यानी कि कुदाल और कल्टीवेटर। दोस्तों इसके आगे के हिस्से के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियो में शेयर करेंगे।
तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।